नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में देखेंगे और इसके लेटेस्ट अपडेट्स को देखेंगे। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है, लेकिन इस वीडियो पे जो नए व्यूवर्स आएंगे उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी डिटेल होने वाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फो रहेगी। वहीं जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो इस वीडियो को टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग स्किप कर सकते हैं और अपडेट के पार्ट पे जा सकते हैं। एक्सप्रेसवे भारत की प्रगति में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। केंद्र और राज्य सरकारें अब नॉर्मल हाईवेज के अलावा एक्सप्रेसवे पे ध्यान दे रही हैं। एक्सप्रेसवे भारत के सकल घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या का निपटारा करने वाले हैं, जो कि है गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। आपने सुना होगा कि एफडीआई के क्षेत्र में भारत के अलावा भारत से छोटे देश जिसमें वियतनाम ये अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब हम भारत से इनकी तुलना करते हैं तो भारत में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन देशों के मुकाबले, फिर भी वो एफडीआई के मामले में कैसे भारत को टक्कर दे रहे हैं और भारत को क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ सालों में इसमें थोड़ी कमी आई है, परंतु फिर भी इन देशों का अगर कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कारण निकल कर आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। भारत में एक्सप्रेसवे और फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क अभी भी पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ है। बड़े बड़े क्षेत्रों को उसने कवर नहीं किया है। अभी भी इसकी बहुत ही कम लेंथ भारत के अंदर ऑपरेशनल है, जिससे दोस्तों जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो उतना तेज नहीं है इन देशों के कंपैरिजन में। एक बार देश के अंदर एक्सप्रेसवे और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर कर लेगा तो उससे भारत के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, जिससे हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में कम समय लगेगा उतना ही ज़्यादा उस वस्तु की लागत में कमी आएगी। बहुत सारी कंपनियां इसी कारण से भारत के अंदर अभी अपनी फैक्ट्री सेटअप नहीं कर रही हैं। उन्होंने केवल अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाकर रखा है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के दोनों छोर पे बड़े बड़े औद्योगिक गलियारे भी बनाए जाने हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है गंगा एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों ये महत्वाकांक्षी क्यों है ये भी आपको आगे पता लगेगा। सबसे पहले हम चाइना को देखते हैं। तो दोस्तों चाइना ने बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग ज्योग्राफिकल लोकेशन में एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा किया है और आज वो ऑपरेशनल है और अभी वो फंक्शनल है और काफ़ी अच्छे तरीके से उनका मेंटेनेंस हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्रेसवे एलिवेटेड हैं। वहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का निर्माण जरूरी है बहुत सारे चैलेंजिंग रीजन्स में, क्योंकि अगर एक्सप्रेसवे में थोड़ी भी खामी आ जाती है तो इससे बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान हो सकता है। तो गंगा एक्सप्रेसवे की भी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो वो उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वेदर है वो चैलेंजिंग है। जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन में एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है वहाँ पर कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कभी कभार बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो इतने ज़्यादा वेदर यहाँ पर चेंज होते हैं, तो उसके हिसाब से इसको बनाना है। सबसे पहले हम गंगा एक्सप्रेसवे की हिस्ट्री को देखते हैं। 2007 में यूपी की बीएसपी गवर्नमेंट ने ग्रेटर नोएडा से बलिया तक एक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, लेकिन इसको एनवायरमेंटल अप्रूवल नहीं मिला, जिस कारण ये एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया और धरताला पर इसका निर्माण कार्य नहीं शुरू हो पाया। राज्य सरकार के पास इतना बजट भी नहीं था कि वो इसका निर्माण उस समय कर पाती और ये बहुत ही बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट होता अगर इसका निर्माण उस समय शुरू होता। हालांकि राज्य सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे पे निर्माण शुरू किया। 2017 में यूपी में योगी सरकार आने के बाद पुनः इस योजना को रिफिल किया गया और इसके लिए अलाइनमेंट बनाने के निर्देश दिए गए और 2 डीपीआर आए, जिसमें से एक डीपीआर को अप्रूव किया गया। 29 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस परियोजना को दोबारा प्रस्तावित किया, जिस कारण इस परियोजना को अप्रूवल नहीं मिला था। 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक्सप्रेसवे न बनाने को कहा। इसके लिए एक पीआईएल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एनजीओ ने दर्ज की थी और उस पीआईएल के अकॉर्डिंग जो भी समस्याएं इस एक्सप्रेसवे के बनने में आ रही थी उन पर ध्यान दिया गया और जो 2 नए अलाइनमेंट आए थे उसमें इन सारी चीज़ों को हटाया गया। फिलहाल अभी ये एक्सप्रेसवे करीब गंगा नदी से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर बनाया जाएगा। हालांकि अभी भी ये गंगा नदी के समानांतर ही बनाया जाएगा और बाद में इसमें से जो 2 प्रस्ताव आए थे उसमें एक प्रस्ताव को अप्रूव किया गया। 2019-20 में इसका डीपीआर अप्रूव किया गया। 2020-21 में इसके लैंड एक्विजिशन को कंप्लीट किया गया और 2021-22 में इसका टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ और अभी इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों जो एक्सप्रेसवे है इसके लिए एनवायरमेंटल अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे एनवायरमेंटल अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की इस मिनिस्ट्री ने नवंबर 2021 में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए एनवायरमेंटल अप्रूवल दिए थे।
गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट को देखें, ये गंगा नदी से 10 किलोमीटर की दूरी मेंटेन करेगा और उसके समानांतर ही बनाया जाएगा। इसकी लेंथ 594 किलोमीटर है और ये पश्चिम में बिजौली विलेज मेरठ से निकलेगा और पूर्व में जुदापुर डांडो विलेज प्रयागराज तक बनाया जाएगा। ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, सांभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक बनाया जाएगा। अगर इसके हम अपडेट की बात करें तो इसका कॉन्ट्रैक्ट DFBOT मॉडल के तहत IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और अडानी एंटरप्राइजेस को दिया गया था। अभी ये प्रोजेक्ट 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप 1 129 किलोमीटर है जिसका कॉन्ट्रैक्ट IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। ग्रुप 2 151 किलोमीटर है जिसका कॉन्ट्रैक्ट अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। ग्रुप 3 155 किलोमीटर लॉन्ग है और इसका कॉन्ट्रैक्ट अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। वहीं ग्रुप 4 जो कि 156 किलोमीटर है, ये भी अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे अभी कंस्ट्रक्शन फेस में है और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, करीब 594 किलोमीटर है और इसमें जंगल और आबादी सभी प्रकार के क्षेत्र आते हैं। तो जो अर्थवर्क है उसमें समय लग रहा है। यहाँ पर अर्थवर्क के तहत भूमि को समतल किया जा रहा है। रूट में बहुत सारे पेड़ हैं, उनको हटाया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा अप्रूवल लिए गए हैं और इस पर काम चल रहा है। अभी फिलहाल अर्थवर्क पे ही काम हो रहा है। तो अगर हम इसकी रिपोर्ट देखें तो करीब 9,813 ट्रीज को काटने का परमिट मिला है, जिसमें से करीब 4,126 पेड़ों को हटा लिया गया है। ग्रुप 1 मेरठ से बदायूं तक है, जहां पर 81% अर्थवर्क कंप्लीट हो गया है। ग्रुप 2 जो कि बदायूं से हरदोई तक है, वहां पर 74% वर्क कंप्लीट हो गया है। वहीं ग्रुप 3 हरदोई से जो उन्नाव तक है, वहां पर 61% वर्क कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा ग्रुप 4 जो कि उन्नाव से प्रयागराज तक है, जो कि अंतिम ग्रुप है, यहाँ पर करीब 60% जो अर्थवर्क है कंप्लीट हो गया है। टोटल अगर देखें तो करीब 68.74% अर्थवर्क कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, जो अर्थवर्क का काम है ये अभी तक काफ़ी सारा हो जाता, लगभग 80% के अराउंड हो जाता, लेकिन यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, आपको पता होगा, जिस कारण जो प्रोजेक्ट है ये डिले हो गया है। और अगर हम देखें तो करीब 1 महीने यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 महीने डिले हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, आने वाले 2-3 महीनों में अर्थवर्क का जो भी काम है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो आगे का काम है वो शुरू होगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।